नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो बात चल रही थी महासागरीय धाराओं की, ओशियन करंट की। और ओशियन करंट से संबंधित अपनी दो क्लासें हो चुकी थी। पहली इंट्रोडक्शन की क्लास थी जिसमें अपन ने ये देखा था कि महासागरीय धाराएं होती क्या हैं। साथ ही ये भी देखा था कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या होते हैं। महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन किन किन कारणों से होता है और महासागरीय जल में गति कितने प्रकार की होती है, जिसमें अपन ने एक प्रकार की गति जो क्षैतिज गति होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। बाकी जो ऊर्ध्वाधर गति है वो अपन जवार भाटा में कवर करेंगे। उसके बाद में जो कल की क्लास हुई थी उसमें अपन अंटार्कटिक ओशियन की धाराओं के बारे में चर्चा की थी। तो अपने दो महासागरों की धाराएं अभी बची हुई है, एक तो प्रशांत की और दूसरी हिंद महासागर की धाराएं। तो पहले अपन देखते हैं थोड़ा बहुत अभी तक अपन ने चर्चा की है उसकी। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। सबसे पहले बात की थी कि धाराएं होती क्या है। धाराएं होती क्या है, उसके बाद में अपन ने बात की थी धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे होती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारकों की बात की थी। उसके बाद में अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी धाराओं की गति, और उसमें अपन ने क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बात की थी। और उसके बाद में बात की थी महासागरों की धाराएं, जिसमें अपन तीन महासागरों की धाराएं पढ़ेंगे। पहला है अंटार्कटिक महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं। फिर अपन पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। और फिर अपन पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं। ये अपना पूरा चैप्टर है जो अपन ने एक बार देख लिया है कि इनमें से अपन यहाँ तक चर्चा कर चुके थे हैं। इसकी दो क्लास हो गई है। आज अपन बात करेंगे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धाराओं की। तो लगाओ हेडिंग प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं। पहले अपन देख लेते हैं, इसको मैप बना लेते हैं पहले। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया,
बाकी जो कुछ द्वीप समूह हैं उनकी अपन बात करते रहेंगे। ये है इक्वेटर, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है 0 डिग्री। तो पहली बात, जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और ये पेंथालासा महासागर का बचा हुआ भाग है। किन किन महाद्वीपों के बीच में है, मतलब इसकी अवस्थिति क्या है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन चारों महाद्वीपों के बीच में जो जलीय क्षेत्र है उसको प्रशांत महासागर कहा जाता है। और अब अपन बात करेंगे प्रशांत महासागर के धाराओं की। तो यहाँ से मेक्सिको के तट से एक धारा चलती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अटलांटिक महासागर में चल रही थी। ये धारा कहलाएगी उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भी व्यापारिक पवनों के कारण या व्यापारिक पवनों के घर्षण बल के कारण प्रशांत महासागर का जो पानी है या उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी है वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और जाकर के टकराता किससे है, यहां फिलीपींस द्वीप समूह है, जाकर के टकराता है फिलीपींस और ताइवान द्वीपों से। तो कहां से चला है व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, मेक्सिको के तट से चला है और जाकर के कहां टकरा रहा है, फिलीपींस और ताइवान द्वीप जो समूह है वहां जाकर के टकरा रहा है। और वहां टकराने के बाद उसकी एक शाखा तो चली जाती है ऊपर की ओर और एक शाखा आ जाती है इसकी नीचे की ओर। और जो ऊपर की ओर जो शाखा जाती है उसको कहा जाता है क्यूरोशिवोकी धारा, क्यूरोशिवोकी धारा। क्लियर है बात, क्यूरोशिवोकी धारा। अब यही धारा थोड़ी और ऊपर जाती है तो इसको कह दिया जाता है क्यूरोशिवो प्रसार, क्यूरोशिवो प्रसार कह दिया जाता है। और इस क्यूरोशिवो प्रसार की एक शाखा चली जाती है ये जापान है और एक शाखा इसकी चली जाती है जापानी द्वीप से टकरा करके जापान सागर में, और इसको बोल दिया जाता है सुशीमा की धारा, सुशीमा की धारा। ये तंत्र ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है जैसे अटलांटिक ओशियन का तंत्र डेवलप हुआ था। अटलांटिक ओशियन में भी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से विस्तृत रेखीय जल चला था और जाकर के टकराया था एंटीलीज द्वीपों से, और एंटीलीज द्वीपों से टकरा करके एक धारा बन गई थी फ्लोरिडा की धारा, जो मेक्सिको की खाड़ी के अंदर से प्रवेश करती हुई कहां पहुंच गई थी, फ्लोरिडा तक पहुंच गई थी, वहां उसको फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। इसको प्रशांत महासागर में यही जल जाकर के टकराता है फिलीपींस ताइवान द्वीपों से, और इसकी एक शाखा मुड़ जाती है ऊपर की ओर जिसको कह दिया जाता है क्यूरोशिवो की धारा। अब कई बार यहां से एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा की धारा के समान उत्तरी प्रशांत की कौन सी धारा है, तो उस धारा का नाम होगा क्यूरोशिवो धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा के समान कौन सी है, क्यूरोशिवो प्रसार। अब ये जो क्यूरोशिवो प्रसार है ये ऊपर तक पहुंच जाता है और यहां 40 डिग्री अक्षांशों के पास, 40 डिग्री नॉर्थ के पास पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है।
पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाने के कारण क्यूरोसियो प्रसार की जो दिशा है वो हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि जो पछुआ पवनें हैं वो चलती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जल भी किधर चलना शुरू कर देगा? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना शुरू कर देगा। और इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? उत्तरी प्रशांत धारा। फिर ये जाकर के टकराता किससे है? ये जाके टकराता है अलास्का से। ये मैप थोड़ा सा यहां अपने को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये जाके किससे टकराता है? ये जाके टकराता है अलास्का से। तो इसकी एक शाखा तो ऊपर की ओर चली जाती है। ये अलास्का है, ये अलास्का की खाड़ी है, इस वजह से इसको कहा जाता है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। और इसकी एक जो शाखा है वो नीचे की ओर आती है, जिसको कहा जाता है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा। और ये कैलिफोर्निया की धारा वापिस आके मिल जाती किसमें है? ये मिल जाती है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में। तो इस हिसाब से ये एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित हो जाता है। अब देखो, अब ये जो अलास्का की धारा है ये यहाँ है एल्यूसियन द्वीप समूह। ये कौन से द्वीप समूह है? ये है एल्यूसियन द्वीप समूह। तो इन द्वीपों के पास इसका नाम हो जाता है एल्यूसियन की धारा। एल्यूसियन की धारा। और वापिस मिल जाती किसमें है? क्यूरोसियो या उत्तरी प्रशांत धारा में वापिस मिल जाती है। अब देखो, इसमें एक प्रति विषुवतरेखीय धारा का भी जन्म हो रहा है। यहाँ कौन से द्वीप हैं? यहाँ है हवाई द्वीप। ये वही हवाई द्वीप है जिसमें अपन ने ज्वालामुखी प्रकार के बारे में, जो सबसे कम विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी थे ना, हवाइन प्रकार, वो पढ़े थे। वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो आपको देखने को मिलेंगे प्रशांत महासागर के हवाई द्वीपों में। इन द्वीपों के सहारे इसका कुछ जल वापिस से आकर के मिल जाता है किसमें? क्यूरोसियो की धारा में मिल जाता है। और इसको कह दिया जाता है प्रति क्यूरोसियो धारा। प्रति क्यूरोसियो धारा। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब यहां जो जल इकट्ठा हुआ था वो ज्यादा हो जाने के कारण वापिस से किधर की ओर प्रवाहित होता है? वापिस प्रवाहित होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसको कह दिया जाता है प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो ये सारा का सारा तंत्र डेवलप होता है किसमें? उत्तरी प्रशांत महासागर में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। देखो, मेक्सिको के तट से उत्तरी प्रशांत का पानी व्यापारिक पवनों के कारण या व्यापारिक पवनों के घर्षण बल के कारण चलता है किधर की ओर? चलता है पश्चिम की ओर। और जाकर के टकराता है फिलीपींस द्वीप समूह से। फिलीपींस द्वीप समूह से टकरा करके कुछ जल तो इसका नीचे की ओर मुड़ जाता है और कुछ जल ऊपर की ओर जाता है। जो जल ऊपर की ओर जाता है उसको कह दिया जाता है क्यूरोसियो की धारा। यही क्यूरोसियो की धारा थोड़ी ऊपर चलती है तो इसका नाम हो जाता है क्यूरोसियो प्रसार। यह क्यूरोसियो प्रसार ऊपर जाकर के टकराता है जापानी द्वीप समूह से और उसकी एक धारा चली जाती है जापान सागर में, जिसको कहा जाता है सुशीमा की धारा। और बाकी धारा 40 डिग्री अक्षांशों के पास
पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण उसकी दिशा हो जाती है पश्चिम से पूर्व, और पश्चिम से पूर्व जब इसकी दिशा हो जाती है तो उसको कहा जाता है उत्तरी प्रशांत धारा, और ये आकर टकराती है अलास्का से। अलास्का से एक शाखा जल की ऊपर की ओर चली जाती है, एक शाखा नीचे की ओर चली जाती है। ऊपर की ओर ये जो शाखा है ये चलेगी अलास्का की खाड़ी में, इस वजह से इसको कह दिया अलास्का की धारा। फिर ये आगे बढ़ती हुई जाती है एल्यूसियन द्वीपों के पास, तो यहाँ इसका नाम हो जाता है एल्यूसियन की धारा, और वापस मिल जाती है उत्तरी प्रशांत धारा में। बात क्लियर है क्या? अब देखो, यहां जो कैलिफोर्निया की धारा है, यहां जो कैलिफोर्निया की धारा है, इसका निर्माण होता है शीत जल उद्वेलन के कारण, शीत जल उद्वेलन के कारण। और ये अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा के समान है? तो ये कन्नारी की धारा के समान है, क्योंकि कन्नारी की धारा का निर्माण भी शीत जल उद्वेलन के कारण हो रहा था, और इसका निर्माण भी शीत जल उद्वेलन के कारण हो रहा है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है कि अटलांटिक महासागर की जो कन्नारी की धारा है वो उत्तरी प्रशांत की कौन सी धारा के समान है? आंसर उसका होगा दोस्तों कैलिफोर्निया की धारा। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये पूरा का पूरा एक क्या बनता है? गायर बनता है। दिशा कैसी है इसकी? दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की तरह ही ये घूम रही है। ठीक है, अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं ठंडी धाराओं की। यहां से एक धारा आती है ऊपर से, जिसको बोला जाता है आयोसीओ धारा, आयोसीओ धारा। ये आयोसीओ धारा पहुंचती है क्यूराइल द्वीपों के पास, तो इसका नाम हो जाता है क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल धारा, सॉरी क्यूराइल धारा। फिर जब ये थोड़ी और नीचे पहुंचती है तो ये कहलाती है आर्केटस्क की धारा, आर्केटस्क की धारा, और ये मिल जाती जापानी द्वीप समूह के पास किस में है? उत्तरी प्रशांत धारा में मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और ऊपर से लेब्राडोर की जो ठंडी धारा आ रही थी वो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों के पास मिल रही थी। ये धारा आयोसीओ धारा और क्यूरोसीओ धारा मिल रही है जापानी द्वीप समूह के पास। तो यहां दोनों धाराओं के मिलने के कारण यहां के जल का जो तापमान है वो सम हो जाता है, मतलब यहां का जल न ज्यादा ठंडा रहता है न ज्यादा गर्म रहता है। इस वजह से सेम वैसी सिचुएशन बनेगी जैसी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीपों के पास बन रही थी। वहां भी पर्याप्त मात्रा में मत्स्य व्यवसाय पनप रहा था, यहां भी पर्याप्त मात्रा में मत्स्य व्यवसाय पनपेगा। इसी कारण ही अमेरिका और कनाडा या जापान मछली उत्पादन में अग्रणी देश है, क्योंकि यहाँ की जो तटीय स्थिति है या यह जलवायु की जो स्थिति है वो इनके पक्ष में बनती है। इसके अलावा सेम वही नुकसान होगा जो वहां हो रहा था। दोनों धाराओं के मिलने के कारण यहाँ घना कोहरा बनता है और उत्तर की साइड से कई बार आइसबर्ग बहकर के आ जाते हैं जो समुद्री यातायात को प्रभावित करते हैं। तो सेम यही सिचुएशन बनेगी जो आपकी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीपों के पास बन रही थी। तो ये सारा का सारा तंत्र है उत्तरी प्रशांत का तंत्र। बात क्लियर है? अब देखो, इसमें अगर ठंडी धाराओं की बात करें तो इसमें 4 ठंडी धाराएं हैं। पहली कैलिफोर्निया की धारा, आयोसीओ की धारा, क्यूराइल धारा
और आखेटस की धारा। लेकिन ये मुख्य रूप से किसके नाम से जानी जाएगी? आयोशिवो की धारा के नाम से जानी जाएगी। और कई बार क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि क्यूरोशिवो धारा और आयोशिवो धारा में कौन सी धारा ठंडी है, और एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आपकी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ठंडी कौन सी थी और गर्म कौन सी थी। तो बात यहां तक क्लियर है। दूसरी बात आप एक ये भी ध्यान रखोगे कि क्यूरोशियो की धारा है, ये इसका जल यहां अत्यधिक गहरा होने के कारण अत्यधिक गहरी नीले रंग की ये दिखाई देती है। इस वजह से इसको काली धारा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हुई? ये सारा का सारा सिस्टम था उत्तरी प्रशांत महासागर का। अब अपन बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की। स्क्रीनशॉट बाद में ही ले लेना, पहले अपन पूरी बात ही कर लेते हैं। देखो यहां भी पछुआ पवनों के प्रभाव से जल चलता है, और जल टकराता किससे है? ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है, और इसकी एक शाखा तो ऊपर की ओर मुड़ जाती है और एक शाखा इसकी नीचे की ओर आ जाती है। इसको कहा जाता है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। इसको कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट के ऊपर बह रही है? पूर्वी, तो इसको बोल दिया जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। अब जैसे ही पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा 40 डिग्री साउथ अक्षांशों के पास पहुंचती है तो किसके प्रभाव में आ जाती है? ये आ जाती है पछुआ पवनों के प्रभाव से, और इसको बोल दिया जाता है पछुआ पवन प्रवाह। और ये पछुआ पवन प्रवाह कैसा है? ये अपन ने बात की थी, ठंडा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अंटार्कटिक महाद्वीप का पानी आता है। और ये जाकर के टकराता किससे है? ये जाके टकराता है पेरू से। इस वजह से यहां इसको बोल दिया जाता है पेरू की धारा। ये पेरू की वही धारा है जब अपन पढ़ रहे थे दक्षिणी दोलन या अल्नीनो लानीनो। अब देखो पेरू की धारा की खोज किसने की थी? पेरू की धारा की खोज की थी हम्बोल्ट ने। इस वजह से इसको बोल दिया जाता है हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा। और ये जाके वापिस से मिल जाती है दक्षिण विषुवरेखीय धारा। और यहां से ये जो जल इकट्ठा होता है ये वापिस किसके साथ चला जाता है? प्रति विषुवरेखीय धारा के साथ वापिस चला जाता है। बात क्लियर है? तो ये हो गई अपनी प्रशांत महासागर की धाराएं। अब ले इसका स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात कर लेते हैं हिंद महासागर के धाराओं की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हिंद महासागर के धाराओं की। और हिंद महासागर के धाराओं की बात करने के लिए अपन पहले बना लेते हैं मैप। ये है 0 डिग्री और
यहाँ आ जाएगा फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और यहाँ फिर शुरू हो जाएगा क्या, अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, पहले अपन इसमें दक्षिणी अटलांटिक की ही बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। सॉरी, दक्षिणी हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। इधर पानी चलता है व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, जिसको बोला जाता है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। क्या कहा जाता है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा का पानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से व्यापारिक पवनों के घर्षण बल के कारण चलता है और जाके टकराता किससे है, मेडागास्कर से टकराता है। मेडागास्कर से टकराने के कारण इसका कुछ जल तो आ जाता है मेडागास्कर के पूर्वी भाग से, जिसको बोल दिया जाता है मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा। और कुछ जल यहाँ आ जाता है मोजाम्बिक चैनल में, तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है मोजाम्बिक धारा। और ये दोनों धाराएं आगे आके मिल जाती हैं और कहलाती है अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा। और अगुलहास की धारा जैसे ही 40 डिग्री के ऊपर पहुंचती है तो वो आ जाती किसके कारण है, प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव में, जिसको बोल दिया जाता है पछुआ पवन प्रवाह। और ये पानी जाके फिर टकराता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से, तो इसको बोल दिया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और ये वापिस किस में मिल जाती है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में। अब ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ये ठीक वैसा ही हो रहा है, शीत जल उद्वेलन के कारण विकसित हो रही है। जैसे अपन बात करें प्रशांत की पेरू की धारा के समान, अटलांटिक की बेंगुला धारा के समान, तो तीन धाराओं की उत्पत्ति दक्षिण में शीत जल उद्वेलन के कारण हो रही है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में तीन धाराओं की उत्पत्ति है, वो शीत जल उद्वेलन के कारण हो रही है। अगर बात करें दक्षिणी हिंद महासागर की तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, अगर बात करें प्रशांत की तो पेरू धारा, और अगर बात करें अटलांटिक की तो बेंगुला की धारा। तो ये सारा का सारा जो तंत्र है वो है दक्षिणी हिंद महासागर का। और दक्षिणी हिंद महासागर में ये जो गायर बन रहा है ये केवल एक ही बनेगा, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर सारा का सारा प्रभावित होगा मानसूनी पवनों के द्वारा। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जल चलता है अफ्रीका के मेडागास्कर की तरफ, जिसको कहा जाता है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ये धारा जाके टकराती है मेडागास्कर से, और मेडागास्कर से टकरा करके ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा चलेगी मेडागास्कर के पूर्व की तरफ से, जिसको कहा जाएगा मेडागास्कर की धारा, और एक चलेगी अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में जो मोजाम्बिक चैनल है उससे होती हुई, तो उसको कह दिया जाएगा मोजाम्बिक की धारा। आगे चल करके जैसे ये द्वीप पूरा होगा दोनों धाराएं एक जगह मिल जाती है और कहलाती है अगुलहास की धारा। और अगुलहास की धारा जैसे ही 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचती है तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इसकी दिशा हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
और ये कहलाती है पछुआ पवन प्रवाह। ये वापिस आकर के ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा और किसको जन्म देगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा को जन्म देगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब अपन बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की। उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की बात करें तो इसमें दो स्थिति बनती है। इसको अपन अलग से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। बाकी वो मैप साथ साथ अपन काम में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है तो वो मैप अपन साथ साथ काम में भी ले लेंगे, और ऐसे ही समझ में आ जाए ज्यादा बढ़िया है। ये क्या है? ये है भारत, और इधर भी क्या है? भारत। ये बात करेंगे अपन ग्रीष्म काल की। ये बात करेंगे अपन ग्रीष्म काल की। और ग्रीष्म काल की बात करेंगे तो ग्रीष्म काल में जो सूर्य होता है वो होता है कौन सी रेखा के ऊपर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा के ऊपर होने के कारण ये क्या है? 0 डिग्री। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होने के कारण यहां तापमान क्या हो जाता है? अधिक। अगर यहां तापमान अधिक हो जाएगा तो यहां वायुदाब कैसा हो जाएगा? कम। तो बात यही है शॉर्ट में कि यहां बन जाता है लो प्रेशर का बेल्ट। जबकि अगर अपन बात करें हिंद महासागर की तो हिंद महासागर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहां तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और यहां प्रेशर कौन सा बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। अब हाई प्रेशर बन जाने के कारण यहां से हवाएं चलेंगी किधर? भारत की भूमि की ओर। यहां से ये हवाएं चलेंगी। कहां से चलेंगी? यहां है सोमालिया, यहां है सोमालिया, और यहां है अंडमान सागर। अंडमान सागर। अब जो सोमालिया से अंडमान सागर तक जो पवनें चल रही हैं, इन पवनों को कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें या ग्रीष्म कालीन मानसूनी पवनें। अब इन पवनों के प्रभाव के कारण हिंद महासागर का जल भी सोमालिया से अंडमान सागर तक गति करने लग जाता है। और कौन सी धारा बनती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा। कौन सी धारा बनेगी? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा बनेगी। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा बनेगी। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, या इसको ही बोल देंगे ग्रीष्मकालीन धारा। तो एक धारा ग्रीष्म काल में जो उत्तरी हिंद महासागर में चलेगी वो चलेगी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, क्योंकि इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा के ऊपर, और सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होने के कारण भारतीय महाद्वीप में बन जाता है लो प्रेशर और हिंद महासागर में बन जाता है हाई प्रेशर। और इस वजह से ये पवनों के साथ साथ ही हिंद महासागर का जल सोमालिया से अंडमान सागर तक बहता रहता है। नोट लगा करके लिखोगे, नोट लगा के लिखोगे, इस समय हिंद महासागर में
हिंद महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा नहीं चलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि ग्रीष्म काल में उत्तरी हिंद महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां का जो जल था भाई, वहां क्यों चल रही थी प्रशांत और अंटार्कटिक में? क्योंकि दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहां जल एकत्रित किया जा रहा था और यहां ज्यादा जल होने के कारण कुछ जल वापिस से उल्टा बहना शुरू कर देता है। लेकिन यहां तो जल एकत्रित ही नहीं हो रहा है, यहां के जल को तो वैसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं ऊपर की ओर ले जा रही है। तो याद रखना कि जब उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा चलेगी, उस समय प्रति विषुवत रेखीय धारा का विकास नहीं होगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब बात कर लेंगे अपन शीतकाल की। अब अपन बात कर लेते हैं शीतकाल की। ये 0 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री कर्क, और ये है मकर। ये है 23.5 मकर। अब देखो, अब सूर्य की स्थिति कहां है? अब सूर्य की स्थिति है मकर रेखा के ऊपर। अब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर होने के कारण जो हिंद महासागर है वहां तापमान अधिक हो जाएगा, और तापमान अधिक हो जाएगा तो यहां बन जाएगा लो प्रेशर, जबकि यहां तापमान कम होने के कारण यहां बन जाएगा हाई प्रेशर। तो जैसे ही इस स्थिति का विकास होगा तो भारतीय उपमहाद्वीप से हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। कैसे? कौन सी हवाएं? उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, या इसको बोल देंगे शीतकालीन हवाएं। क्लियर है? अब इन हवाओं के प्रभाव से वही अंडमान सागर से सोमालिया तक क्या चलेगी? वही अंडमान सागर से सोमालिया तक क्या चलेगी? ये चलेगी उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, या इसको बोल देंगे शीतकालीन मानसूनी धारा। बात क्लियर है? तो शीतकाल में कौन सी पवनें चलेंगी? उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी, और उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से ही हिंद महासागर का जल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। यह जल भी कहां से कहां तक चलेगा? अंडमान सागर से सोमालिया तक चलेगा। लेकिन जैसे ये पानी इधर से इधर की ओर आएगा तो इस क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और वापिस से एक धारा चलना प्रारंभ कर देगी जिसको बोला जाएगा प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो उत्तरी हिंद महासागर में जो हवा चलेगी वो शीतकाल में प्रति विषुवत रेखीय धारा चलेगी। तो यहां आपको दो मेन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हिंद महासागर में गायर का निर्माण केवल एक का ही होता है, और वो भी दक्षिणी हिंद महासागर में, जबकि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर दोनों में दो दो गायर बनेंगे। इसके अलावा सिर्फ उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो मानसूनी पवनों से प्रभावित होगी, बाकी किसी भी महासागर की धाराएं मानसूनी पवनों से प्रभावित नहीं होगी, प्रचलित पवनों से जरूर प्रभावित
होंगी। दक्षिणी हिंद महासागर में केवल एक ही गायर बनता है। दक्षिणी हिंद महासागर में या उत्तरी हिंद महासागर में केवल शीतकाल के समय ही प्रति विषुवत-रेखीय धारा चलेगी, ग्रीष्मकाल में प्रति विषुवत-रेखीय धारा नहीं चलेगी। ये स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं एपी के एग्जाम में, क्योंकि वहां इस लेवल पे पेपर बनता है। यूजीसी नेट में दिए जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में दिए जा सकते हैं। तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। रट्टा मारना कभी भी इतने बड़े सिलेबस में पॉसिबल नहीं होता है। ना ही तो कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, ना ही रट्टा मारने का काम होगा। आप केवल और केवल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को समझ करके। और ज्योग्राफी का एक रूल है, ज्योग्राफी को बहुत सीक्वेंस से पढ़ना। आप ये नहीं है चलते ही कुछ पढ़ लिया, चलते ही कुछ पढ़ लिया, चलते ही कुछ पढ़ लिया, एक तरफ सिद्धांत डिवाइड करके पढ़ लिए, एक तरफ खनिज डिवाइड करके पढ़ लिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। सीक्वेंस से पढ़िए आप, तो ज्योग्राफी आसान होगी, समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अपनी महासागरीय धाराएं कंप्लीट होती है। कल अपन एक और नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। हमारे जिन साथियों को भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करना हो, तो वो हमारा हेल्पलाइन जो नंबर है उसको मैं बता देता हूँ एक बार, 8094610611। इसके ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों ही एग्जाम का बहुत ऑथेंटिक हैंड रिटन आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको सिंगल एक पेज भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनकी भी आप सैंपल पीडीएफ मंगवाना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उनका लिंक और सैंपल पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।